आज हम डिस्कशन करेंगे कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के बारे में डिटेल में। तो हमारे पास बहुत सारे कम्यूटेटर होते हैं डीसी मशीन में, जैसे यहाँ पे मार्क किए हुए हमने 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है। सिंपलेस्ट अगर हम मशीन को बात करें, अगर कम्यूटेटर की बात करें, तो हमारे पास 2 कम्यूटेटर हो सकते हैं मिनिमम। ओके, तो ये मिनिमम हमारे पास 2 कम्यूटेटर होंगे और इनसे अटैच्ड होते हैं ब्रशेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, पीछे से स्प्रिंग लगी होती है जो इनको इसके कांटेक्ट में रखती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ साथ ये ब्रशेस घिसने लगेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या करती है, इसको और इसकी तरफ और इसको पुश करती है ताकि ये इस पर टच रहे हमेशा। ठीक है, तो मिनिमम हमारे पास कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे? 2, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट हम क्यों रखना चाहते हैं, वो हम सब चीजें वो डिस्कशन हम करेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं होता क्या है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है। जैसे ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, इससे क्या होगा, एक ऐसे जाएगा वायर, और ये इस पे आर्मेचर पे हम कॉइल की फॉर्म में इसको लपेटने के बाद ये वापस आएगा एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट पे, ऐसे एंड होगा। अब इससे एक और वायर जा रहा होगा जो इसके ऊपर कॉइल की तरह लपेटने के बाद इससे एडजेसेंट थर्ड पे एंड होगा, फिर थर्ड से ही एक और निकलेगा जो एंड होने के बाद फोर्थ पे एंड होगा। एंड सिमिलरली ये 1 से पहले वाले से कोई कॉइल ऐसे यहाँ पे बंधी होगी जो कि 1 पे जाकर के एंड होगी। ठीक है, ऐसे करके कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। होता क्या है कि जब हम ब्रशेस की बात करें तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था आर्मेचर का, कि जहां पर भी हमने ब्रश रख रखे हैं, मान लीजिए हमने शिफ्ट भी कर रखा है ब्रशेस को, यहाँ रख रखे हैं मान लीजिए ब्रश की लोकेशन, तो उसके ऊपर के जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक तरह का करंट होता है और नीचे वालों में डिफरेंट तरीके का करंट होता है। जैसे ऊपर अगर सब में क्रॉस है तो नीचे सब में डॉट वाला करंट होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि एक एक एंड से, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होता है। तो होता क्या है कि एक ब्रश जो होगा ना, वो क्या करेगा, आपका करंट ये जो होगा ये इस एंड से कनेक्टेड होगा, और यहाँ से करंट मान लीजिए जो है ये एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ से ये करंट लीव कर रहा होगा। तो डीसी करंट की यही विशेषता है ना, यही खासियत है ना, कि उसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज नहीं होती। तो ब्रशेस क्या काम करते रहते हैं, यही करते रहते हैं। कंडक्टर्स की पोलैरिटी तो चेंज होती जा रही है, जैसे 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 ये रोटेट करेंगे। अभी इनमें डॉट वाला करंट है, यानी बाहर की तरफ करंट निकल रहा है। जैसे ही ये ब्रश ये सेगमेंट को क्रॉस करेंगे, वैसे ही यहाँ पर ये क्रॉस आ जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा करंट। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए, तो हम ब्रशेस की मदद लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कॉइल्स इस तरह से आती हैं, इनमें कॉइल्स में एक तरफ से करंट क्या होगा, एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर इस कॉइल की बात करें जो अभी इसी ब्रश से टच है, तो सपोज कीजिए इसमें अगर करंट एंटर कर रहा है, तो दूसरे वाली जो कॉइल होगी जो उस इस यहाँ पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट है जो इस ब्रश से कनेक्टेड है, इसमें से करंट निकल रहा होगा, तो यहाँ से करंट जो होगा ये बाहर जाएगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये सिंपल वाले डायग्राम से हम बात करते हैं। सिंपल डायग्राम का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कॉइल यहाँ से निकली, ऐसे ऐसे कैसे करके एंड हो गई, दूसरी कॉइल जो है वो इसी से निकली, ऐसे ऐसे करके एंड हो गई। मिनिमम 2 पैरेलल पाथ हमारे पास होते हैं। अब होगा क्या कि जैसे एक से मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रशेज है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक से जो होगा करंट एंटर कर रहा होगा ब्रशेस से, और एक से जो होगा वो लीव कर रहा होगा, मतलब इसमें एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके ब्रशेस से हम करंट लेते हैं, डीसी करंट। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स, मान लीजिए हम 2 से काम चला सकते थे, तो फिर हम ज्यादा कॉइल्स क्यों रखते हैं? देखो, जितनी ज्यादा टर्न्स की कॉइल होगी उतना ही ज्यादा उसका इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉइल के टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी इंडक्टेंस होगी, और जितनी ज्यादा उसकी इंडक्टेंस होगी, यहां पर देखो जरा, जब ये ब्रशेस, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट जो है आपका, उसकी पोलैरिटी यहाँ पे कहती है ये आउटवर्ड करंट था, और नेक्स्ट वाले में ही इनवर्ड करंट है। तो यहाँ पे करंट को चेंज होना है कि नहीं होना, बताओ। ये वो स्पॉट है और ये वो स्पॉट है जहां पे करंट जो है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर में कितना करंट होगा, आईसी, कॉइल के जितना करंट, और यहाँ पर भी कितना करंट होगा, आईसी करंट होगा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, तो एक को प्लस आईसी ले सकते हो, एक को माइनस आईसी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। यस सर। तो होगा क्या कि यहाँ पर करंट को क्या होना है, रिवर्स होना है, आईसी से माइनस आईसी होना है। अब आप खुद सोच के देखो कि जितनी ज्यादा टर्न की कॉइल होगी उतना ज्यादा उसका इंडक्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, करंट के चेंज को अपोजिशन होगा। आपने सर्किट एंड सिस्टम में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी कि इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। क्यों अपोज करता है, क्योंकि जैसे जैसे करंट चेंज होता है इससे फ्लक्स चेंज होता है, और ये फ्लक्स के चेंज को एक्चुअली अपोज करता है। ठीक है, तो इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज को अपोज करता है। पहले इसमें करंट था आईसी और अब इसमें होना है ऑपोजिट करंट माइनस आईसी। अब जितनी ज्यादा इसमें टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इसका इंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा ऑपोजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट चेंज नहीं हो पाएगा। तो अगर हम कम टर्न की कॉइल रखें, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉइल 100 टर्न की रखने के बजाय 10 कॉइल अगर 10-10 टर्न की रखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्या? इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगा देते हैं ऐसे, और बहुत सारी कॉइल्स यहाँ पे वाउंड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से हमने इसको वाउंड कर दिया अच्छे से, और यहाँ पे बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हमने ले लिए। नहीं तो काम तो 2 से भी चल रहा था ना, सिंपल वाले 2 से। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। ये क्लियर है बच्चों? सर अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हाँ, ज्यादा नंबर ऑफ इंडक्टर होंगे तो उसकी वजह से अपोजिशन होगा, तो मतलब इसका मेन रीजन क्या है फिर सर, ये बताना एक बार। देखो मैं बता देता हूँ। वैसे ये सर्किट एंड सिस्टम में देख सकते हो आप, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैंने सर्किट एंड सिस्टम की वीडियो में से देख सकते हो। मैं बता देता हूँ एक बार आपको। देखो ये आपने फैराडेज लॉ में पढ़ा होगा कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल से, किसी भी कॉइल से, तो ये कॉइल क्या करती है, इसके चेंज को अपोज करती है, कॉज को अपोज करती है कि नहीं करती? ठीक है, यस सर। अब जब तुम इससे करंट गुजारोगे तो होगा क्या, इस करंट की वजह से जब भी कोई करंट पास करता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ना, यानी कि फ्लक्स डेवलप होता है। अब होगा क्या, जब तुम करंट इससे गुजारते हो ना किसी भी कॉइल से, तो उससे लिंक्ड इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होने लगता है, अगर ये चेंज होगा तो। क्योंकि जितना करंट होगा फ्लक्स तो उतना ही उसी हिसाब से जनरेट होगा ना। फ्लक्स क्या होता है, एमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, ये मैं हमने डिस्कस किया था। एमएफ क्या होता है, एन इंटू आई। तो जितना ज्यादा करंट में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसीलिए ये करंट के चेंज से फ्लक्स का चेंज लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से ये फ्लक्स का चेंज नहीं होने देना चाहती, जिसकी वजह से करंट को भी चेंज होने नहीं देता इंस्टेंटेनियसली, धीरे धीरे ही चेंज को अलाउ करता है ये इंडक्टर। ठीक है, अब कम्यूटेशन के टाइम पे क्या होना है, करंट को आईसी से माइनस आईसी होना है, या माइनस आईसी से आईसी बोल लो की बात है। तो यहां पर ये जो चेंज है इसको भी तो अपोज करेगी कॉइल। अब अपोजिशन कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका इंडक्टेंस होगा। अब इंडक्टेंस का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर समथिंग एन ऐसे करके, स्क्वायर। हाँ ऐसा करके कुछ आता है। तो मेरे को भी ठीक से याद नहीं है अभी। एल जो होगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप एक 100 टर्न की कॉइल लोगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 10,000। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, ये 100 गुना का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर आप 10-10 टन की कॉइल ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 10,000 होगा और ये 100 होगा। तो आपने 100 गुना कम कर दिया इंडक्टेंस, तो उसकी वजह से करंट के चेंज को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट तो नहीं कर, मतलब अपोजिशन कम होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे हाँ। तो जो हमारा वो होगा मतलब अपोजिशन ज्यादा होगा, हम्म, तो अपोजिशन ज्यादा होने से सर क्या होगा? अपोजिशन ज्यादा होने से क्या होगा, करंट आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ये जो करंट है ना, यहाँ पे जो करंट चेंज होना है, यहाँ पे ऊपर क्रॉस है नीचे डॉट है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, ऊपर जाते वक्त इसको क्रॉस तो होना ही होना है। तो ये जो चेंज नहीं हो पाया है
ये जो बचा हुआ करंट होगा ना इसका, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो स्पार्किंग में आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर ये ठीक है। वो फिर आपका स्पार्किंग में जाएगा, क्योंकि करंट तो रिवर्स होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर नॉर्थ पोल के इफेक्ट में ये आए और ये करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। लेकिन फिर वो बचा हुआ जो करंट होगा ना, वो चेंज होने के लिए वहां पे स्पार्किंग फिर आपको नजर आएगी उसके लिए। अब जितना ज्यादा उसकी इंडक्टेंस होगी कॉइल की, फिर उतना ज्यादा स्पार्किंग आपको नजर आएगी। क्लियर है ये? ओके ठीक है, तो ये है सर। हमारा। हाँ बोलो। सर एक बार ये IC2 माइनस IC वाला कॉन्सेप्ट बता दे सर। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी ये जो कॉइल है, इसमें जितना करंट जा रहा होगा, कॉइल में जितना करंट जा रहा होगा, कंडक्टर में भी तो उतना ही करंट जा रहा होगा या नहीं? यस सर। तो बस अब यहाँ पर जितना करंट है, ये क्रॉस है ना, यहाँ पे क्रॉस है ना, और यस यहाँ सर। पे ये डॉट है, लेकिन करंट का अमाउंट तो सेम ही है ना, बस क्या है, डायरेक्शन तो रिवर्स है। तो मान लो अगर ऊपर अच्छा। प्लस आईसी करंट फ्लो कर रहा है, तो नीचे कंडक्टर में माइनस आईसी करंट फ्लो कर रहा है, यस सर। तो उसको चेंज होना है इसमें। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे करके है हमारे पास। अब होता क्या है कि ये भी एक दिक्कत है। आप खुद सोच के देखो कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस हमें फैराडेज लॉ पढ़ा, उसका प्रिंसिपल पढ़ा और एक आर्मेचर डिजाइन कर दिया और एक फील्ड पोल्स डाल करके हो गया काम। ठीक है, अब जब आप उसको बनाते हैं तो फिर और दिक्कतें जो आती हैं, फिर हम उनका समाधान कर रहे हैं। जैसे आर्मेचर रिएक्शन आया, तो उसके लिए हमने ब्रश शिफ्ट करके देखा, लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम देखी। अब एक और चीज जो है हमारे साथ आ रही है, वो कॉइल की इंडक्टेंस की वजह से आ रही है। जो आर्मेचर कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस की वजह से एक और प्रॉब्लम आ रही है, जो कम्यूटेशन में भी प्रॉब्लम करती है। सर यहाँ आपकी आवाज कट रही है बार बार। पे स्पार्किंग का इशू आता है। एक सेकंड बच्चे, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या? बाकी लोग? नो सर। तो बेटा फिर आपका हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो। अगर सिर्फ एक ही जने को हो रहा है, तो हो सकता है कि फिर आपके नेट में प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा देखो उसको। चलिए, ओके, तो ये है। अब देखो, तुम कुछ भी कर लो, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम तो रहेगा, स्पार्किंग का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। वो एकदम से जो प्लस आईसी है वो माइनस आईसी तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि जितना कम टाइम आपको मिल रहा है, उसमें कम्यूटेशन जब आप करोगे, मतलब ये जो करंट का जो चेंज है, इसकी वजह से, कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट बचा रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्किंग होती है फाइनली। ठीक है, यहाँ पर इसके स्पार्किंग होती है। तो अगर ये आपका ऐसे घूम रहा है, तो होगा क्या कि ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आते आते इसको क्या हो जाना था, डॉट हो जाना था। तो स्पार्किंग आपको कहाँ पे नजर आएगी? इसमें यहाँ पे स्पार्किंग आपको नजर आएगी। यहाँ पे क्यों नजर आएगी? क्योंकि जब ये यहां से निकला तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आते आते उसको डॉट हो जाना था, यानी बाहर की तरफ हो जाना था करंट को, वो हुआ नहीं। अब उसको होने के लिए अब जो एफर्ट करने पड़ेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग। ऐसे यहाँ पे देखो, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्रॉस हो जाना था, नहीं अगर होता है तो फिर यहाँ पे आपको स्पार्किंग नजर आएगी। तो ब्रश की ट्रेलिंग पोल पे, ट्रेलिंग टिप पे, सॉरी ब्रश की ट्रेलिंग टिप पे आपको क्या नजर आएगी? हमेशा स्पार्किंग नजर आएगी। क्लियर है? तो अब ये क्या प्रॉब्लम है? ये कम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। इसको मैं एक बार और आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्राफ शो किया। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये टाइम को बता रहा है। तो क्या था, पहले जो कंडक्टर था उसमें, जो हमने क्रॉस वाला कंडक्टर था, उसमें क्या था करंट? प्लस आईसी। लेकिन जैसे ही यहां पर क्या है, यहां पर आपका ब्रश कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका ब्रश कनेक्टेड है। तो जैसे ये यहां से आता है यहां तक, इसको कुछ टाइम मिलेगा ना। देखो जरा, यहां से यहां तक आने का जो ये टाइम है, ये दिख रहा है कर्सर आपको? इस एंड एज से ये वाली एज तक आने का जो टाइम है, इस टाइम में इसको माइनस आईसी होना है। ठीक है, तो सपोज कर लो आप कि ये इतना टाइम है, यहां से ये है जहां पे क्रॉस था, और यहाँ पे डॉट हो जाना था। मतलब कितना हो जाना था? यहाँ पे माइनस आईसी हो जाना है। ये हमारा लीनियर कम्यूटेशन है, जो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि वो कुछ कम ही मिलेगा। यहां तक ये जो ड्यूरेशन है ना आपका, इतना
यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है जिसमें कम्यूटेशन हुआ है, इसमें ये यहाँ पर परफेक्टली कम्यूटेट नहीं हो पाता, इससे थोड़ा कम ही करंट चेंज हो पाएगा हमेशा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लीनियरली नहीं आ पाता है, कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से वो कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, हल्का सा कर्व्ड है ये पाथ। ठीक है, और ये जो कम्यूटेशन हो रहा है ये डिले हो गया है, इसको हम बोलते हैं डिलेड कम्यूटेशन। प्रैक्टिकली जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये डिलेड हो गया, या फिर इसी को हम अंडर कम्यूटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जितना ये करंट में चेंज आना था लेकिन आया नहीं, अब ये बच गया, ये जो है ये आपको स्पार्किंग की फॉर्म में दिखाई देगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था इस डायग्राम की मदद से, कि यहाँ पे जितना चेंज नहीं आ पाया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी स्पार्किंग होगी यहाँ पर डिलेड कम्यूटेशन की वजह से। ठीक है, ये जो टाइम हो गया हमारा, इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रश है यहाँ पे हमारा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कम्यूटेशन टाइम हो गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कम्यूटेशन टाइम। इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये कम्यूटेट हो जाना चाहिए था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए थी, पर हो नहीं पाई। अगर हम इस टाइम को निकालना चाहे तो ये टाइम कितना होगा, बता सकते हो आप? सोच के देखो। अच्छा, एक रोटेशन का टाइम बताओ मुझे कितना होगा, एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम कितना होगा? 2π/60। 2π/60। देखो n क्या होता है, आरपीएम्स में मेजर करते हैं हम, रोटेशन पर मिनट। अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो रोटेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं ये हमें ये बताएगा ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इनवर्स कर दूं, अगर इसको हम इनवर्स कर दे तो ये क्या बताएगा, एक रोटेशन में, मतलब उल्टा हो गया ना, सेकंड पर रोटेशन नहीं हो जाएगा, यानी एक रोटेशन में कितना सेकंड लग रहा है, बोलो। ये एक सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं नहीं बताएगा आपको, 60/n। ठीक है, सॉरी, एक रोटेशन में कितना सेकंड लग रहा है ये बता रहा है ना आपको, 60/n। अब देखो जरा, जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो सारे के सारे कम्यूटेटर सेगमेंट घूम जाते हैं। ठीक है, आपको एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करनी है, सिर्फ एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर चेंज इन टाइम की बात करनी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर एक एडजेसेंट की बात करनी है या फिर एक कम्यूटेटर के से वो लग करके निकल जाए, इतना टाइम की अगर आप बात करनी है, तो आप क्या करो, इस टाइम को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट से। इससे डिवाइड करते के साथ ही एक कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, ब्रश से टच होकर निकलने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता चल जाएगा, और वही टाइम है किस चीज का, कम्यूटेशन का टाइम। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया कम्यूटेशन का, और इतने में ये डेल्टा टी हो गया ना हमारा, जितने में कम्यूटेशन होना है, डेल्टा टी बोल लो या टी सी बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे। अब देखो इतने में कितना करंट चेंज होना है, इतने में कितना करंट चेंज होना है, आईसी से माइनस आईसी होना है। ठीक है, तो 2IC के बराबर चेंज होना है, और आईसी अगर इसे मैं आई ए की टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं इसे आई ए अपॉन ए लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये 2IC कैसे आया? चेंज देखो ना करंट का बेटा, करंट आईसी ऐसे था और बाद में माइनस आईसी हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ पे चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, -2IC हो गया ना, नहीं होगा? ओके सर। ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पे, क्योंकि जो स्पार्किंग होगी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। इट डजंट मैटर, किसी को भी आप नेगेटिव पॉजिटिव तो आप अपने हिसाब से ले रहे हो ना, यहाँ पे तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो करंट में कितना चेंज आया, 2IC के बराबर या फिर 2IA अपॉन ए के बराबर, कितने टाइम में, इतने टाइम में, अगर जो कॉइल कम्यूटेशन में जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, हर कॉइल क्या होगी, कम्यूटेशन में जा रही होगी ना एक एक कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कम्यूटेशन में जाने वाली कॉइल जो है उसका इंडक्टेंस कुछ हमें पता है, या हम मान ले एल कॉइल,
एल कॉइल हमने क्या मान लिया, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विच इज अंडरगोइंग कम्यूटेशन। तो कितना रिएक्टेंस वोल्टेज, हम यहां से रिएक्टेंस वोल्टेज निकाल सकते हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज मैं बताता हूं आपको क्या, ये हो जाएगी हमारी एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल कॉइल इंटू में डी आई बाई डी टी मतलब, या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी का मतलब 2IC बाय टीसी, और यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल कॉइल इंटू में 2IA अपॉन ATC। बोलो, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? ठीक है, ये हमारी रिएक्टेंस वोल्टेज हो जाएगी। रिएक्टेंस वोल्टेज होगी वो वोल्टेज जो इस दौरान जनरेट होगी यहां पर कॉइल में कम्यूटेशन के दौरान। ठीक है, कम्यूटेशन के दौरान जो वोल्टेज जनरेट होगी ये होगी हमारी ये वोल्टेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो यहाँ पे इसमें स्लाइड में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। और अगर इसी रिएक्टेंस वोल्टेज को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, या कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए हमें मतलब अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें रिएक्टेंस वोल्टेज को, एल कॉइल डी, तो कितना होगा, एल कॉइल 2IC बाई TC, ये लिख लेते हैं। वो एक ही बात है, कॉइल करंट जितना भी है हम ले सकते हैं। देखो जरा, ये जो EMF जनरेट हो रही है कॉइल में किस वजह से जनरेट हो रही है, रिएक्टेंस वोल्टेज जो जनरेट हो रही है रिएक्टेंस की वजह से जनरेट हो रही है ना। अरे जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें EMF जनरेट हो जाती है ना। ठीक है, यस सर। तो सेम ये रिएक्टेंस वोल्टेज है। ठीक है, अब ये किस वजह से हो रही है, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है अगर किसी कोई तो यहाँ पर BLV हम यूज कर लेते हैं ना फॉर्मूला वोल्टेज जनरेशन का, EMF इंड्यूस्ड EMF का यस BLV सर। फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर B लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या रखने हैं ये वैल्यूज, ऐसे नहीं BLV ही होगा, लेकिन B की जगह पर जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोल रहे हैं B इंटरपोलर। यहाँ पर हम बताएंगे अभी इसको बाद में, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी से B इंटरपोलर बोल रहे हैं। ठीक है, अब L क्या है, L होती है एक्चुअल में लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि मूव कर रहा है V वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो L क्या है, लेंथ है कंडक्टर की। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कंडक्टर जरूरी थोड़ी है कि एक ही कंडक्टर होगा, यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे, कम्यूटेशन में जा रहे होंगे साथ में। यहाँ पे एक वायर आपको शो किया गया है, लेकिन एक स्लॉट में एक ही वायर थोड़ी पड़ा होगा, बहुत सारे वायर, बहुत सारी वाइंडिंग हम करके रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वायर पड़े होंगे जो कि कम्यूटेशन में जा रहे होंगे इस वक्त। ठीक है, और उन सब की टोटल लेंथ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सब जा रहे हैं ना वहां पे कम्यूटेशन के लिए। तो टोटल लेंथ यहां पर अगर हम लिखें तो लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो कि कम्यूटेशन कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर जो कि कम्यूटेशन में के लिए जा रहे हैं इस वक्त, जो स्लॉट्स में है, एक एक स्लॉट के कंडक्टर जो होंगे वो काउंट करके आप उनको लिख लीजिए, और उसको एक कंडक्टर की लेंथ से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या है, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिल जाएगा। और वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि ये हमारा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है। v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होगा हमारा, अरे ओमेगा क्या होगा, 2πn/60। ठीक है, 2πn/60, इसको आप ऐसे भी, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2πn/60। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2πrn/60, ये हमने पहले भी यूज किया है फॉर्मूला।
और यहाँ से आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी निकाल सकते हो इंटरपोलर रीजन में। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, इसी को कट करके यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रही है और यहाँ से ये इंटरपोलर मैग्नेटिक फील्ड जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, ऐसे चुप मत रहो, या तो डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ऐसे कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, सर हाँ बोलो। सर रिलेक्टेंस वोल्टेज होती क्या है? रिएक्टेंस वोल्टेज होगी यहाँ पे कॉइल का जो रिएक्टेंस होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट हो रही है यहाँ पे LdI/dt जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LdI/dt यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि करंट में जो चेंज आ रहा है ना, करंट में यहाँ पे इससे जो चेंज आ रहा है IC से प्लस IC से माइनस IC, ये जो करंट में चेंज आ रहा है ये आना है ना चेंज? ये बताओ पहले, ये करंट में चेंज आना है कि नहीं आना है? ये तो आना ही है। जब जब भी यस कम्यूटेटर, सर। जब भी ये कॉइल जो है, ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे राइट में ऊपर से ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये तो चेंज आना ही आना है, प्लस IC से माइनस IC, चाहे स्पार्किंग के बाद आए चाहे कैसे भी आए। ठीक है, लेकिन ये चेंज तो हमारे पास आना ही आना है। जब भी करंट चेंज होता है इंडक्टर के थ्रू तो क्या होगा, वहां पे एक वोल्टेज जनरेट होती है। कितनी वोल्टेज जनरेट होती है? LdI/dt के बराबर। ठीक है, जितना करंट में उसमें चेंज आ रहा है, तो वही हमने यहाँ पे निकाल लिया रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, ओके उसी सर। को उसी को हमने दूसरे मेथड से भी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया BLV वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अजीब है फॉर्मूला, जनरली ये यूज करने को आपको मौका नहीं लगेगा, बट बाई चांस अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ रोटेशन पता होगा, आर्मेचर का अगर डायामीटर या रेडियस पता है तो बात बन जाएगी, और लेंथ तो आप निकाल ही लोगे, कितना लेंथ है उसका आर्मेचर का, वो सब चीजें करके यहाँ पे पता चल जाएगा। ये भी अगर मशीन की इंफॉर्मेशन है आपके पास तो कम्यूटेशन के अंदर कितने जा रहे हैं कंडक्टर्स, ये भी आप निकाल सकते हो। ऐसे करके भी आप इसको सर सॉल्व। हाँ बोलो। सर कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब यही होता है कि करंट का चेंज होना। ठीक है, कम्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, करंट का ये जो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर मशीन के अंदर, इसी को हम कम्यूटेशन बोल रहे हैं, प्लस IC से माइनस IC। ओके सर। ठीक है, तो अब ऐसा जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्रशेस हमने वहां पे रख रखे हैं और वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे करंट जो है वो एज्यूम करने वाले, लेने वाले। अब हमारे पास क्या बचा है? ठीक है, ये तो हो गया रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में और स्पार्किंग के बारे में, जो कि कॉइल की इंडक्टेंस की वजह से होती है, अंडर कम्यूटेशन की वजह से होती है। लेकिन अब इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी के बारे में डिस्कशन करते हैं। रेमेडी होती है इसकी इंटरपोल। और भी होते हैं हमारे पास, अभी पहले हम देखते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल क्या होता है? तो जैसे हमारी मशीन यहां पर थी ऐसे करके कुछ, अब मैं वापस से मशीन बता रहा हूं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये हमारी मशीन है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये सारे कंडक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रश को शिफ्ट नहीं करेंगे, ब्रश को शिफ्ट करने से दिक्कत होती है। ठीक है, आपको इंड्यूस्ड EMF भी कम मिलती है और लोड चेंज होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ ऊपर वाले सारे क्रॉस है, जो हमने पहले अज्यूम कर लिया था वही लेके चल रहे हैं हम, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे सब में बाहर की तरफ करंट है, तो यहाँ पे डॉट हमने शो कर दिया। ब्रश हमने क्या करा, यहीं पर ही रखा है, ब्रश को चेंज नहीं करा लोकेशन को। तो फिर अब हम कैसे निपटे? आर्मेचर रिएक्शन से और कम्यूटेशन की प्रॉब्लम से साइमल्टेनियसली निपटा जा सकता है। कैसे निपटा जा सकता है देखो। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इंटरपोल्स लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये था ना आपका, ये आपका फ्रेम है ना, ये योक,
ये हमारा स्टेटर फ्रेम है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे दो प्रोजेक्शन निकाल दिए, ऐसे टेपर्ड, मतलब ये थोड़ा सा आगे से प्रोजेक्टेड है। हमने क्या करा, यहाँ पर भी क्या कर दिया, कॉइल लपेट दिया, ठीक है। इसका ये वाला एंड ले जाकर के इस तरफ यहाँ पे भी लपेट दिया, और क्या करा यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल बना दिया। ऐसा करने से क्या होगा, पहले तो आप ये देखो, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये किस तरह की फील्ड जनरेट करेगा, इस तरह की फील्ड जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। ये एमएमएफ जो होगी, ये इंटरपोलर एमएमएफ इस तरह की होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। यस सर। अब बताओ जरा, फील्ड एमएमएफ किस तरफ थी, नीचे की तरफ थी, एफ फील्ड एमएमएफ नीचे की तरफ है। और आर्मेचर रिएक्शन किस तरफ था आपका, आर्मेचर रिएक्शन इस तरफ था। अब सोच के देखो, अगर आपने इंटरपोलर एमएमएफ को, यानी इसमें यहाँ ये जो जनरेट कर रहे हैं एमएमएफ, दोनों पोल्स इंटरपोल्स जो छोटे से हमने डाल दिए है, इन्हीं को हम कम्यूटेटिंग पोल्स भी बोलते हैं या कॉम पोल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक ऑपोजिट एमएमएफ जनरेट करेगा जो कि आपके आर्मेचर रिएक्शन को जीरो कर देगा। अगर सोचिए क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर एफ इंटरपोलर इसके बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, तो आपकी फील्ड जो रह जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये इंटरपोलर जो एमएमएफ है ये आपकी आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास केवल मेन फ्लक्स बचेगा, फील्ड फ्लक्स बचेगा। तो आपका आर्मेचर रिएक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे क्लियर है कि आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम क्लियर हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। सर हमने जो हमारा एफ ए आर था उसके अपोजिट एक फ्लक्स बना दिया ताकि सर वो और वो दोनों नलीफाई हो जाए, हाँ नलीफाई, डाउनवर्ड्स रहे। हाँ, क्योंकि अगर फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपकी एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ सेम है तो ये इसको नलीफाई कर देगी। तो इस इंटरपोल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप आर्मेचर रिएक्शन को टैकल कर सकते हो, साथ ही साथ आप कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो जरा, यहां पर जो अंडर कम्यूटेशन था, ये जो बाहर की तरफ करंट आ रहा था जिसको क्रॉस होना था, तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल के इफेक्ट में आएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल के इफेक्ट में आएगा तो करंट की डायरेक्शन तो चेंज होनी है, इसमें होगी ना। अब सोच के देखो जरा, यहाँ पे नॉर्थ पोल का इफेक्ट जो है यहाँ पे कम है अभी। अगर पहले से ही हमने नॉर्थ पोल का जो आने वाला पोल है, यहाँ पे मशीन तो आपकी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना, तो जो पोल अभी इनकमिंग पोल है जो कि हमारा यहाँ पर इस साइड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल है, तो हम अगर उसको पहले ही यहाँ पे प्रोवाइड कर दे तो वो यहाँ पर जहाँ पे डॉट था, अब यहीं से वो क्रॉस करना शुरू कर देगा, जनरेट करना, ऑपोजिट करंट जनरेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आते आते ये क्या कर देगा, यहाँ पे आते आते ये क्रॉस डेवलप हो जाएगा, ब्रश से निकलते निकलते यहाँ पे क्रॉस डेवलप हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस था, अब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पे इसको डॉट में कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे अपने इनकमिंग पोल कौन सा है, साउथ। अब साउथ आना है तो साउथ आपने इसको पहले ही प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन चेंज करेगा करंट की। अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा इजीली, कंपेयर मतलब पहले के मुकाबले तेजी से चेंज करेगा, और यहाँ पे आते आते ये डॉट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। सर फिर तो स्पार्किंग भी नहीं होगी। हाँ, तो इंटरपोलर एमएमएफ जो होगी ना, वो हम आर्मेचर एमएमएफ के बराबर नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को भी हैंडल किया जा सके। तो आप ये देखो, जो दो प्रॉब्लम हम डिस्कस अभी कर रहे थे पिछले दो लेक्चर में, आर्मेचर रिएक्शन और यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया है, दोनों ही दिक्कत को हम इंटरपोल की मदद से दूर कर सकते हैं। अब और भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सेचुरेशन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे पूरा पोल ऐसे बना दोगे तो ये सेचुरेशन ना हो, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, आगे से पतला सा बनाते हैं, सिर्फ इसका इफेक्ट क्या हो, लोकलाइज हो, बस यहाँ पे इफेक्ट हो, दिख रहा है ये कर्सर, इसका इफेक्ट क्या हो, केवल सर लोकलाइज्ड इफेक्ट हो इसका। और साथ ही साथ क्या होगा, एयर गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये सैचुरेट भी नहीं होगा। तो सैचुरेशन भी हमने प्रिवेंट कर लिया, हमने
इफेक्ट को भी लोकलाइज रखा ताकि कम्यूटेशन हो जाए प्रॉपरली, और हमने आर्मेचर रिएक्शन को भी खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, बता सकते हो क्या दिक्कत है? अगर आपका लोड चेंज होगा, सोच के देखो, तो अगर सर आपके तो फिर यहाँ पे change हाँ, तो ये FAR चेंज हो जाएगा, क्योंकि FAR क्या है? NAR इंटू IAR, मतलब आर्मेचर करंट इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स जो गए, या कॉइल करंट इंटू में नंबर ऑफ कंडक्टर्स टर्न्स इन आर्मेचर, है ना, इसकी वजह से हो गया ना। तो यहाँ पे देखो जरा कैसे करें फिर अब। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंटरपोलर वाइंडिंग को, ठीक है, जो आपका यहां से कॉइल करंट होता है ना, आर्मेचर करंट जो आ रहा होता है ना यहां से, ठीक है, वो आर्मेचर करंट आपका पहले इन कॉइल से होता हुआ जाता है। मतलब इनको, इन कॉइल्स को, इंटरपोलर कॉइल्स को हम क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, एक बार मैं बता देता हूं। हमने जैसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है। तो इंटरपोलर वाइंडिंग जो है, ब्रश से जो आपने वायर निकाला ना, उसी को ले जाते हुए लपेट दो इंटरपोल पे, ठीक है, और उसके बाद इसको बाहर ले जाओ। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? अब आर्मेचर करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा, जैसे जैसे आपका लोड वेरी करेगा, आर्मेचर करंट वेरी करेगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, उसी की वजह से दिक्कत हो रही थी ना। तो फाइनली क्या होगा, आपने उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया कि अगर लोड का वेरिएशन है तो आर्मेचर करंट उसी तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ आपके जो जनरेट हो रहे हैं ना पोल के, उनकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से वेरी करेगी, ठीक है। अब इसको आपको कंट्रोल करना है, आप नंबर ऑफ टर्न्स को इसके थ्रू इसको कंट्रोल कर लीजिए, खत्म। क्लियर है ये चीज बच्चों? यस सर। ठीक है। सर हाँ दोबारा एक बार। चलो, ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपका लोड चेंज होगा तो उसके हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन MMF चेंज हो जाएगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रश से होते हुए ही उस वायर को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से ये वायर निकला ये, और यहाँ से ये वायर इसको कनेक्ट करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर हम आर्मेचर पे इसको ले लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, या एक ही से कनेक्ट कर दो पर उससे दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ये दोनों, एक ये नॉर्थ पे कनेक्टेड है, ये साउथ पे कनेक्टेड है, हो गया काम, ठीक है। तो आपका आर्मेचर करंट ही इन कॉइल से जा रहा है। अब जब लोड चेंज होगा तो आर्मेचर करंट चेंज होगा ना, तो इनका जो पोलैरिटी, इनका जो MMF है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये ओके चीज? सर। नेक्स्ट, अब हमें इसका एक्सप्रेशन देखना है कि इंटरपोलर MMF कितना होना चाहिए। तो ये इतना होना चाहिए कि आपके जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको भी नलीफाई कर दे, और साथ ही साथ कम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर दे, इजंट इट? तो आर्मेचर रिएक्शन के लिए हमने लिखे थे, दो पार्ट में करा था ना, FAR डीमैग्नेटाइजिंग एंड FAR मैग्नेटाइजिंग। ये तो दोनों को खत्म कर रहा है ना, दोनों, ये तो जड़ से खत्म कर रहा है मामला ही पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 बीटा 180 माइनस 2 बीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन में 180 ऐसे ऐसे करके लिखे थे ना। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे आप लिखोगे जितने भी टर्न्स हैं पर पोल टाइम्स कॉइल करंट, यानी कि ये इतना ही तो आर्मेचर रिएक्शन जनरेट होता है, चाहे कैसा भी हो। ओवरऑल आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, पर पोल कितना आर्मेचर रिएक्शन जनरेट होता है पर पोल, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर पोल इनटू कॉइल करंट, इतना आर्मेचर रिएक्शन जनरेट होता है। क्लियर है ये चीज? अरे बच्चों क्लियर है ये चीज? इतना एम्पियर टर्न्स पर पोल जो होगा वो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन जनरेट होगा, प्लस प्लस ये कम्यूटेशन। अब ये कम्यूटेशन का कितना होगा, जो यहां पर हमने अभी निकाला था बी इंटरपोलर, जितनी यहां पे फील्ड चाहिए, किसके लिए,
ये हमें निकालना है कितनी फील्ड हमें यहाँ पे, कितने एम्पियर टर्न्स पर पोल हमें चाहिए। तो वो हो जाएगा बी इंटरपोलर अपॉन में म्यू टाइम्स एल इंटरपोलर गैप। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ये। और ये बी कहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ये अभी हमने पीछे देखा था, ये पीछे हमने देखा था ना, यहाँ से ये बी कैलकुलेट कर सकते हो आप इस इक्वेशन से, जो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को तो हैंडल कर रहे हैं हम वहां पे। तो ये वाली वो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, और उसका रीजन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़े। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। एच क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये बी अपॉन में म्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज ये क्लियर है, बी अपॉन म्यू के बराबर होता है। एच को ही, और बी क्या होता है हमारा, अगर हम सोलेनॉइड के लिए निकालें, सोलेनॉइड के लिए बी कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, तो एच क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कहने का मतलब है एन इंटू आई हो जाएगा। मतलब एच एक्चुअल में क्या होता है, एच एक्चुअल में क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो जरा, इसकी यूनिट क्या होगी, एन इंटू आई क्या होता है, कैपिटल एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में आई, ये क्या होता है, एमएमएफ होता है। एमएमएफ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में करंट, इसको हम बोल सकते हैं ना एम्पियर टर्न्स। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न्स। क्लियर है ये चीज। अब ये तो एम्पियर टर्न्स, ये तो पर यूनिट लेंथ है ना, तो ये क्या बता रहा है आपको, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है इसकी यूनिट, एच की जो यूनिट होती है। अगर इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न्स हो जाएगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को एल इंटरपोलर गैप से मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि आपको क्या मिल जाए, एम्पियर टर्न्स मिल जाए पर पोल, कितना आपको चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया